उन्हें लगा था कि वो यूजलेस है, तो उसे पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन उसका हीलिंग मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन्हें पता ही नहीं लगता था कि वो कब हील हो गए। और उसके जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। हर्षद एक ऐसा किंगडम है जहाँ हीलर्स को बहुत ही ज्यादा इज्जत और इम्पोर्टेंस दी जाती है। हीलर्स के लिए एक स्पेशल एकेडमी भी है जहाँ दुनिया के बेस्ट हीलर्स को ट्रेन किया जाता है। यहीं पर उन्हें लाइसेंस भी मिलता है, जिसके बाद ही वो अपनी हीलिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम जेनोस को देखते हैं, जिसने एक बंदे को अभी अभी हील किया है, लेकिन उसने कभी भी एकेडमी में पढ़ाई नहीं की थी, तो उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। उस बंदे के जाने के बाद जेनोस की असिस्टेंट वहाँ आती है, जिसका नाम लिली है। वो उसे बताती है कि इलाज के लिए अब उसे एक घर में जाना है, और जब वो वापस आएगा वो उसके लिए एक अच्छा सा डिनर तैयार रखेगी। शाम को इलाज करने के बाद जेनोस वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक स्लेव दिखती है, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर एक नोबल आ जाता है और उस स्लेव के ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम इतनी देर से कहाँ पर थी? मेरा पेट कब से दुख रहा था, तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मेरा इलाज भी नहीं किया। तुम एक पेट दर्द के पीछे हॉस्पिटल तक चली गई? तुम एक स्लेव हो, भूल गई क्या? और अब वो उसे एक ग्रेवयार्ड पर ले जाता है और वहाँ पर उस स्लेव को फेंक देता है, जिस दौरान एक ग्रेव के अंदर से उसके अंदर एक ब्लैक कलर की एनर्जी चली आती है। अब ये नाटक करना बंद करो और उठ के चलो मेरे साथ। लेकिन उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, तो वो नोबल गुस्से में जाकर उसे लात मारने लगता है। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला, चुपचाप कुछ हेलवल ढूंढो और मेरे पीछे आओ। लेकिन तभी अचानक से वो नोबल के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करने लगता है और भागते भागते वो जेनोस के सामने पहुंच जाता है और जेनोस से मदद मांगने लगता है। मेरे स्लेव ने मुझ पर हमला किया है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अगर तुम उसे यहीं पर रोकते हो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। अब वो स्लेव पत्थर से जेनोस के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जेनोस बड़े ही आसानी से सबको डॉज कर लेता है। नोबल जेनोस से कहता है कि वो स्लेव को मार दे, लेकिन जेनोस मना कर देता है, क्योंकि उसका काम लोगों की जिंदगी बचाना है, मारना नहीं। अगर तुम ये घटिया बकवास बंद नहीं की तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। लेकिन नोबल ये देखकर हैरान हो जाता है कि जेनोस अपने हाथों से ही एक बड़ा सा पत्थर तोड़ दिया था। वही जेनोस उस स्लेव की स्पीड देखकर इम्प्रेस था, लेकिन वो अपनी मैजिक का यूज करके उस स्लेव को दूर फेंक देता है और वो जाकर एक घर से टकरा जाती है। जेनोस उसे शांत रहने को कहता है, पर स्लेव के पास जाने पर उसे पता लगता है कि एक घोस्ट ने उसे पजेस कर रखा था। तो जेनोस अपनी मैजिक का यूज करके उसे बाहर निकल देता है। इसके बाद नोबल उसे कहता है कि वो उसे भी हील कर दे, लेकिन जेनोस कहता है कि मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। तुम पागल हो क्या? अगर तुम चला गए तो मैं मारा जाऊंगा। चलो ठीक है, लेकिन इसके तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। ऐसे सिचुएशन में नोबल को पैसों से कोई मतलब नहीं था और वो एक कॉइन से भरी हुई पोटली उसके तरफ फेंक देता है। लेकिन जेनोस कहता है कि ये पैसा काफी नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो? एक लाइसेंस हीलर तो इतने ही चार्ज करते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल हीलर नहीं हूँ, मेरे पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूं, तो तुम्हें पैसों के साथ वो स्लेव को भी देना होगा। जिसके बाद वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ उसके घर में वहाँ की घोस्ट कर्मिला आ जाती है, जो कि खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। जिसके बाद वहाँ सोफिया नाम की एक लड़की आती है, जो कि जेनोस को ढूंढ रही थी। लिली बताती है कि वो बाहर है, तो वो उसका इंतजार करने के लिए बैठ जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक और लड़की आती है, जिसका नाम लिंगा था। सोफिया उससे कहती है कि वो चली जाए, क्योंकि आज के लिए वो जेनोस की पेशेंट है। लेकिन इसके बाद भी लिंगा वहाँ पर बैठ जाती है और इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एक और लड़की दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, जिसका नाम लव है। लिली उससे कहती है कि वो बाकियों के साथ बैठ सकती है, लेकिन डोर को ठीक करने के बाद। लिली उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग डिनर के लिए रुकने वाले हो? लव कहती है कि वो तो डिनर के लिए ही वहाँ पर आई है और बाकी लड़कियां भी डिनर के लिए रुकने को मान जाती है। इसके बाद लिली कपड़े उठाने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही लव और लिंगा उसके खाने को टेस्ट करने लगती है, जो उन्हें इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो खुद को उसे खाने के लिए रोक ही नहीं पाते। अगर तुम ऐसे ही खाते रहे तो लिली भड़क जाएगी, लेकिन जब उसे खाने की खुशबू आती है, वो भी उसे खाने से खुद को नहीं रोक पाती और थोड़ी देर में ही उन्होंने सारा खाना खत्म कर दिया था और अब वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है। और इसी दौरान लिली कपड़े उठाकर वापस आ जाती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ।
तो सोफिया बताती है कि उन्हें खाना इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो खुद को उसे खाने से रोक ही नहीं पाए, जिसके थोड़ी बाद ही उनमें बहस छिड़ जाती है इस बात पे कि उनमें से जेनोस किसको ज्यादा पसंद करता है। लेकिन तभी लिली उन्हें शांत रहने को कहती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा जेनोस को नहीं पसंद है। अब वो तीनों उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो तीनों साथ में मिलकर डिनर बनाएंगे। लेकिन लिली उन्हें बताती है कि सारा इंग्रेडिएंट खत्म हो गए हैं। तभी वहाँ पर कर्मिला आ जाती है जो कि गुस्से में थी क्योंकि वो लिली का बनाया हुआ खाना खाना चाहती थी। अब डर के मारे वो तीनों लड़कियां उससे माफी मांगने लगती है, जिसके बाद वो इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब उस स्लेव को होश आता है वो जेनोस से पूछती है कि वो कौन है। जेनोस उसे बताती है कि मैंने अभी अभी तुम्हें खरीदा है, चलो कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारी कंडीशन देखनी है। उसके कपड़े उतारने पर जेनोस समझ जाता है कि उसे किस वजह से दर्द हो रहा था और वो तुरंत ही उसे हील कर देता है। और वो जेनोस की हीलिंग पावर को देखकर हैरान थी और अब वो उसका शुक्रिया अदा करती है और अपना नाम टिल बताती है। जेनोस कहता है कि ये सब फ्री नहीं था, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और अब वो उसे अपने लिए हर्ब्स जुड़ने के काम में लगा देता है। हर्ब्स मिलने के बाद जेनोस कहता है चलो तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। ये सुनकर टिल हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो सिर्फ कुछ पत्ते ही ढूंढे थे। जेनोस कहता है कि इन पत्तों की कीमत उतनी ही है जितना मदद मैंने तुम्हारे लिए किया। जिसके बाद वो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। लेकिन टिल को कुछ नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करेगी और वो जेनोस से प्रॉमिस करते हैं कि एक बार उसे अपना लाइफ का पर्पस मिल गया तो वो उसे जरूर बताएगी। जेनोस कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी चोट आए तो मेरे पास आ सकती हो, पर याद रखना मेरी हीलिंग्स फ्री नहीं है। इसके बाद जेनोस घर पहुंचता है पर लिली उसे बताती है कि डिनर अभी रेडी नहीं है और उसके तुरंत बाद ही वो तीनों लड़कियां इंग्रेडिएंट्स लेकर पहुंच जाती है। वही कर्मिला को पता लग जाता है कि वो एक और लड़की से मिला था। वही लिली को सारे इंग्रेडिएंट्स पसंद आते हैं पर डिनर बनाने से पहले वो सबके लिए चाय बनाने जाती है। आगे हमें पता चलता है कि जेनोस एक एडवेंचरिंग पार्टी का हिस्सा था। उनका लीडर उसे एक गोल्ड कॉइन देकर कहता है तुम जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे, तो इसे मेरी दरिया दिली समझो क्योंकि तुम पार्टी में कुछ तो करते नहीं हो, तो आज से मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं पर जेनोस उसे याद दिलाता है कि उसी ने उसे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था। जो चीज बेकार हो जाती है उसे फेंकने से क्या डरना, अगर तुम मर भी जाते हो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम नोबल्स और रॉयलिटी के सामने परफॉर्म करने वाले हैं, हम तुम्हें वहाँ पर नहीं लेके जा सकते और तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम गोल्डन फिनिक्स का हिस्सा थे। वहीं जेनोस बिना उनसे कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लिली को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, तो लिली उसे लात मार के वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो बंदा एक तीर उसके पैर में मार देता है जिसके वजह से वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन लिली उसके हाथ में काट लेती है, जिसकी वजह से वो गुस्से में लिली को चाकू मार देता है। इन सब चीजों के दौरान वहाँ पर जेनोस आ जाता है और उनसे पूछता है कि ये चल क्या रहा है और वो उसे कहता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो लिली को ओन करती है। तो जेनोस उसे एक गोल्ड कॉइन देकर लिली को खरीद लेता है। वही लिली को लग रहा था कि वो मरने वाली है लेकिन जेनोस उसे बचा लेता है, जो देखकर वो हैरान थी। ये देखकर लिली को लगता है कि जेनोस जरूर कोई फेमस हीलर होगा। फेमस हीलर? मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। वही लिली को बुरा लग रहा था क्योंकि जेनोस ने उसे बचाने के लिए पैसे खर्च कर दिए थे। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा घर कहाँ है? पर लिली उसे बताती है कि उसका कोई घर नहीं है। तो जेनोस उसके लिए नए कपड़े खरीदकर उसे खाना खिलाता है पर लिली उससे पूछती है कि वो क्यों नहीं खा रहा। मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पास इससे ज्यादा पैसे हैं ही नहीं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि घायल था। जेनोस उसके पास जाकर उसके जख्म को हील कर देता है, जिसके बदले वो उसे 4 गोल्ड कॉइन्स देता है। ये देखकर जेनोस को आइडिया आता है कि उसे भी अपना एक क्लिनिक खोल लेना चाहिए और लिली इसमें उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन बिना लाइसेंस के क्लिनिक खोलना इलीगल है और वो इसमें लिली को शामिल नहीं करना चाहता। पर आपने मुझे बचाया था और अब अगर मना भी करेंगे तब भी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो जब तक मैं तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं ढूंढ लेता। इसके बाद वो एक सुनसान घर के पास जाता है और लिली उससे पूछती है कि उसने इस एरिया को क्यों चुना, क्योंकि मैं टाउन में बिना लाइसेंस के क्लिनिक नहीं खोल सकता।
लेकिन लिली घर के अंदर जाने से बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि उसने सुना है कि ऐसी जगह में ऐसे खतरनाक भूत होते हैं जो कि सिर्फ एक टच से ह्यूमंस को खत्म कर सकता है। और जेनोस उसे कहता है कि वो फिक्र ना करे, और वो अंदर जाता है और लिली अपनी होली लाइट मैजिक का यूज करके वहाँ पर उजाला कर देती है। और ये जेनोस के लिए भी सरप्राइज था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लिली मैजिक का यूज कर सकती है। इसके बाद जेनोस बिल्डिंग की कंडीशंस को चेक करता है और उसे पता लगता है कि ये बिल्डिंग काफी स्ट्रांग है। वो ये सब चेक ही कर रहा था, तभी वहाँ पर एक भूतनी आ जाती है जिसे रेत बुलाया जाता है। कर्मीला को देखकर लिली डर से जेनोस से चिपक जाती है। तभी कर्मीला जेनोस के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वो अपनी हीलिंग मैजिक से उसे रोक देता है और कहता है कि उसने डंजन्स में कई सोल्जर्स को पहले भी मार गिराया है। तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ क्लिनिक खोलने देती हो तो हम तुम्हारे लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करेंगे। लेकिन ये सुन के कर्मीला को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने जाती है, लेकिन वो उसे फिर से रिपेल कर देता है। उसे यकीन नहीं होता कि जेनोस इतना ज्यादा पावरफुल है और वो अपने मिनियंस को मदद करने के लिए समन करती है, लेकिन जेनोस एक झटके में सभी मिनियंस को खत्म कर देता है। तुम आखिर है कौन? तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो? मैं बस एक अनलाइसेंस्ड हीलर हूँ। मुझे क्लिनिक खोलने के लिए एक रूम चाहिए और एक बेडरूम चाहिए। तो कर्मीला उसे कहता है कि वो नीचे के फ्लोर को ले सकता है। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर इस जगह को साफ सफाई कर देता है और लिली उससे पूछती है कि यह पब्लिसिटी के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। नहीं, अगर हम अपने क्लिनिक को एडवर्टाइज करते हैं तो रॉयल मेडिकल इंस्टीट्यूट को इसके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर साउंड आ जाता है। वो ही जेनोस उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि नॉर्मल लोगों को मैजिक गन से इंजरी नहीं होती और यही वजह से वो नॉर्मल क्लिनिक्स में नहीं गया। साउंड उसके पास अपनी बहन को लेकर आया था जिसके हाथ पर जख्म है, जिसे देखकर जेनोस को पता लग जाता है कि उसके ऊपर मैजिक गन से अटैक हुआ है जिसमें पॉइजन इफेक्ट्स भी है। सोफिया उससे पूछती है कि क्या वो उसे हील कर सकता है। हमारा बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम तुम्हारे हाथ को काट दे, क्योंकि वो पॉइजन चारों तरफ फैलने लगा है और इसका चार्ज 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है। सोफिया उसे अपनी रेपुटेशन के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या वो प्राइस कम नहीं करेगा। हमें पता चलता है कि स्लम्स में 3 बड़े ग्रुप्स हैं और सोफिया लेजर्ड पीपल्स को लीड करती है और मर्चेंट से चुराकर उनके बीच में सामान बांटती है। लेकिन 1 मिलियन गोल्ड कॉइन सिर्फ हाथ काटने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा लगता है। मैंने कब कहा मैं तुम्हारा सिर्फ हाथ काटूंगा? मैं उसे रिजेनरेट भी करूंगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम किसके लीडर हो, मैं बिना पैसे के काम नहीं करने वाला। वो ही रिजेनरेशन का नाम सुनकर वो लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना था। जो सुन के जेनोस भी हैरान था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बाकी के हीलर्स ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद सोफिया प्रोसीजर के लिए मान जाती है और जेनोस अपनी मैजिक से एक्सकेल्बल बनाता है और उसके हाथ को काटने के बाद अपने रिजेनरेशन स्पेल को कास्ट करता है, जिससे उसका हाथ रिजेनरेट हो जाती है। वो ही सोफिया उसकी स्किल को देखकर हैरान थी। तभी सॉन्ड की नजर कर्मीला पे जाती है, जो कि छत से उल्टी लटक रही थी। जेनोस कहता है कि तुम उसके फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। इसके बाद लिली चाय बनाती है और जेनोस उससे पूछता है कि उसने 3 कप क्यों बनाई, और हम देखते हैं कि उनके साथ कर्मीला भी चाय पी रही है। लिली कहती है कि उनका क्लिनिक बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लेजर्ड पीपल उनके पास आते रहते हैं। और वो जेनोस से पूछती है कि वो इतना घायल कैसे होते रहते हैं। स्लम्स में 3 मेन ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर लिंगा आ जाती है और बताती है कि वो उल्फ पीपल के लीडर है। अभी क्लिनिक बंद हो चुका है, लेकिन अगर कोई भी सीरियसली इंजर्ड है तो मैं उसे देख सकता हूँ। लेकिन वो लोग असल में जेनोस को पीटने आए थे, क्योंकि वो बार बार सोफिया की ग्रुप को हील कर दे रहा है। वो अपने एक्स से जेनोस के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन जेनोस के बैरियर से टकराते ही वो एक्स टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि वो उसके ऊपर अटैक करे, लेकिन वो जेनोस को छू भी नहीं पा रहे थे। तो लिंगा उन्हें ऑर्डर देती है कि वो उसकी क्लिनिक को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन जब वो सब कुछ तोड़ रहे थे, लिंगा कर्मीला को देखकर हैरान हो जाती है। कर्मीला गुस्से में उन सबको मारने वाली थी, लेकिन जेनोस उसे शांत कराता है और कहता है कि ये क्लिनिक लोगों की जान बचाने के लिए है, तो वो किसी को यहाँ मरने नहीं दे सकता।
लिंगा ये देखकर हैरान हो जाती है कि कर्मिला उसकी बात मान रही है और उसे लगता है कि जेनोस कर्मिला का मास्टर है। अगले ही दिन एक ऑर्क उसके क्लिनिक पर आते हैं। जेनोस को पता चलता है कि वो ऑर्क लव के लिए काम करता है। मुझे लगा ही था ये होगा। उल्फ और लेजर पीपल के साथ काम चल ही रहा है, तो मुझे पता था ऑर्क तो यहाँ पर आएंगी ही। ओए जुटकू, चल मेरे साथ। तुझे क्या लगता है अगर वो दोनों यहाँ पर आ रहा है तो हमारी लीडर भी यहीं पर आएगी? इसके बाद जेनोस उस ऑर्क के साथ उनके लीडर के पास चला जाता है। जेनोस उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। लव कहता है कि स्लम्स में वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसे पूछती है कि वो अपनी सीट से क्यों नहीं मूव कर पा रही। एग्जामिन करने पर उसे पता लगता है कि लव के पेट के अंदर एक माना स्टोन है। लव बताती है कि इसे इंचांट किया गया है, अगर वो यहाँ से हिलती है तो वो फट जाएगा। जेनोस को लगता है कि उसके दुश्मनों ने उसे खिला दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसे राइस बॉल समझकर खा गई थी। जेनोस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो अपनी माना स्टोन को खुद एक्सपेल कर सकता है, पर लव उसे बताती है कि उसे फटने से ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे खुद की फिक्र नहीं है, लेकिन उसके साथी उसे अकेला नहीं छोड़ते और वो लोग उसके साथ मरने को तैयार है। लव अपनी सारी वेल्थ जेनोस को देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने सुना है कि जेनोस बच्चों को फ्री में हील करता है। वो अपनी ट्रेजर की जेनोस को दे देती है। इसके बाद जेनोस एक स्कैल्पल से उसके पेट को खोलकर उस माना स्टोन को बाहर निकाल देता है। जरा संभल कर, वो अभी ही फटने वाला है। लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि जेनोस ने इतने बड़े एक्सप्लोजन को अपने हाथ के अंदर ही बंद कर दिया था। लव इस बात से भी हैरान थी कि अगर जेनोस ने उससे नहीं बचाया होता तो वो उसके सारे वेल्थ को ले सकता था। लेकिन जेनोस कहता है कि वो सिर्फ उतने ही पैसे लेते हैं जितना वो काम करता है। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, अगर तुम्हें कुछ जरूरत पड़ती है तो तुम हमारे पास आ सकते हो और हम तुम्हारे क्लिनिक को सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। आगे जेनोस देखता है कि लिली गुस्से में थी क्योंकि वो तीनों लड़कियां लगातार उससे मिलने आती रहती है। वो इंजर्ड नहीं होते पर तब भी यहाँ पर आ जाती है, शायद इसलिए क्योंकि वो बोर हो रही है। पर कर्मिला उसे बताती है कि वो लड़कियां उसे पसंद करती है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो उसके पीछे वॉर भी छिड़ सकती है। वो ही लिली दुखी थी क्योंकि वो उन तीनों की तरह सुंदर नहीं है। लेकिन कर्मिला कहती है कि हर वो लड़की सुंदर होती है जो प्यार में होती है। जेनोस कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, वो लोग मेरे लिए थोड़े ही लड़ने लगेंगे। लेकिन अगले ही दिन वो तीनों लड़कियां एक एक करके क्लिनिक में आती है और कहता है कि वो बाकी दोनों ग्रुप्स पर वॉर डिक्लेयर कर रही है ताकि सबको पता लग जाए कि जेनोस उनकी ग्रुप को सपोर्ट करती है। वो ही जेनोस हैरान था कि वो सच में उसके पीछे लड़ने वाली है, लेकिन उन्हें रोकने की जगह वो कहता है कि उन्हें लड़ ही लेना चाहिए। वो लोग एक पुराने एरिना में लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर जेनोस और लिली भी थे, उन्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि फाइट को एंजॉय करने के लिए। जेनोस उनसे कहता है कि वो लोग सालों से लड़ रहे हैं और वो चाहता है कि आज लड़कर वो अपनी लड़ाई की खुजली खत्म कर ले। वो लोग मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार थे क्योंकि जो भी फाइट में जीतेगा जेनोस उसी का होगा। वॉर के शुरू होते ही सोफिया लिंगा के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लिंगा उसकी अटैक से बच जाती है। इसके बाद लव सोफिया के ऊपर कूद जाती है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से वो जाकर बाकियों से टकरा जाती है। वहीं उनकी बाकी के लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक लड़ते लड़ते उन्हें पता लगता है कोई भी मर ही नहीं रहा। तो जेनोस उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उन्हें हील कर रहा है। तुम जितनी देर चाहो लड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा हील कर दूंगा क्योंकि तुम मेरे पेशेंट्स हो। लेकिन ये सर्विसेज फ्री नहीं है, तुम्हें मुझे पे करना होगा। तो वो लोग रियलाइज करता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसे तो ना ही कोई जीतेगा और ना ही कोई हारेगा। तो वो लोग वॉर को खत्म करने को डिसाइड करते हैं और लिली जेनोस से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों रोका। मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि एक हीलर 3rd ग्रेड है अगर वो सिर्फ इंजरीज को हील करता है, 2nd ग्रेड अगर वो पर्सन को पूरी तरीके से हील कर सकता है, और 1st ग्रेड अगर वो दुनिया को एक बेटर जगह बना सकता है। मैं स्लम्स के कंडीशन को सुधारना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे तीनों ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि वो ही तो मेरे पेशेंट्स है। पर लिली जानती है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सब अगर इतने अच्छे से रहेंगे तो उसके पास पेशेंट्स बहुत ही कम आएंगे। लिली कहती है कि वो उसे पसंद करती है, जिस पे जेनोस कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है। लेकिन लिली जानती है कि वो जो कहना चाहती थी वो नहीं समझा। दूसरी तरफ जिसका नाम क्रिस है, वो डिवीजन कमांडर से मिलती है, जो उसे बताती है कि उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 डेमी ह्यूमंस की रेस की वॉर खत्म हो गई है। ये सुन के क्रिस हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत समय से लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि ये सच है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये दुनिया सिर्फ हायरार्की की वजह से चल रही है, जहां अमीर हमेशा गरीब से छीनते आए हैं, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे से लड़कर उतारते हैं। लेकिन अगर वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो हमारे सिटीजन्स के लिए खतरा होंगे। लेकिन वो इतने समय से लड़ रहे थे, तो वो अचानक से तो नहीं रुक सकते। रूमर्स के हिसाब से एक इंसान उनके बीच में समझौता कराई है। ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो स्लम्स के लीडर को कंट्रोल कर सकता है? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इन्वेस्टिगेट करो, पता लगाओ स्लम्स में शांति किसने फैलाई है। दूसरी तरफ स्लम्स में जेनोस चीख मारता है और लव और लिंगा दोनों ही उसे गर्म करने के लिए अपने बॉडीज ऑफर करने लगते हैं, जो देखकर लिली घबरा जाती है और भागती हुई चाय बनाने निकल जाती है। वो दोनों को अपना मुंह बंद रखने को कहता है और सोफिया को हील करता है, जो उसे बताती है कि काम करते वक्त उसे ये चोट लगी थी। सोफिया बताती है वो सिर्फ स्पेशल लोगों को ही टारगेट करके उनसे सामान चुराती है, लेकिन किंगडम उसके ऊपर ज्यादा नजर रखने लगा है, तो वो रॉयल नाइट से लड़ते वक्त घायल हो गई। क्या जॉर्ड और तुम्हारी जो पहले इंजरीज थी वो भी रॉयल नाइट से तुम्हें दी थी? तो वो उसे क्रिस के बारे में बताते हैं, जिसने उन दोनों को मैजिक गन से शूट किया था। कर्मीला कहती है कि अगर क्रिस की नज़र इस क्लिनिक पर पड़ी तो वो मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों ग्रुप्स के लीडर यहाँ पर आते रहते हैं। वो सभी मिलकर लंच कर रहे थे। कर्मीला जेनोस से कहती है कि कैपिटल में वो अकेला इंसान है जो कि इन तीनों ग्रुप्स को शांत रख सकता है। दूसरी तरफ शाम को क्रिस स्लम्स में पहुंच जाती है, जहां वो ये देखकर हैरान थे कि सभी स्पीसीज के लोग मिलकर रह रहे थे। वो एक लेजर्ड मैन से पूछती है कि वो लोग एक दूसरे से लड़ क्यों नहीं रहे, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी क्रिस अपनी गन बाहर निकाल लेती है। तभी उनके साइड से सोफिया और जॉन्ड आने लगते हैं, तो वो लेजर्ड मदद के लिए उन्हें आवाज लगाता है, जो देखकर क्रिस वहां से भाग जाती है। लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि सोफिया की इंजरीज बिल्कुल ठीक हो गई है। वो ही भागते भागते वो गुम हो जाती है और वो सीधा जेनोस के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। वो जेनोस से रास्ता पूछ रही थी, लेकिन जब उसकी नजर लिली पर जाती है वो अचानक से जेनोस के ऊपर शूट कर देती है। क्रिस कहती है कि वो अभी एक बड़े केस पर काम कर रही है, पर उसने बच्चों के किडनैपिंग के बारे में भी सुना था और उसे लगता है कि जेनोस ही बच्चों को किडनैप कर रहा है। पर लिली उसे बताती है कि जेनोस ने असल में उसे बचाया था। तो क्रिस बिना सोचे समझे एक्शन लेने के लिए माफी मांगती है, पर उसे लगता है कि उसकी बुलेट की वजह से जेनोस को कई घंटों तक होश नहीं आएगा। पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि जेनोस को कुछ भी नहीं हुआ था। जेनोस बताता है कि उसने डिफेंस मैजिक का यूज किया था, पर क्रिस के हिसाब से डिफेंस मैजिक भी उस गन को रोकने के लिए काफी नहीं होना चाहिए था। क्रिस जेनोस से पूछती है, क्या तुम एक ग्रैंड सोर्सरर हो जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ डिफेंस मैजिक पर काम किया है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। लेकिन क्रिस को लगता है कि इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती और कहती है कि रॉयल नाइट्स की वाइस कमांडर की आंखों को कोई भी धोखा नहीं दे सकता, जिससे लिली और जेनोस को पता लग जाता है कि वो आखिर है कौन। जेनोस छत के ऊपर एक फ्लैग टांग देता है ताकि उस समय क्लिनिक में कोई भी ना आए। क्रिस जेनोस को बताती है कि वो स्लम्स में एक इविल इंसान को पकड़ने आई है और वो उसे ये सारी डिटेल्स इसीलिए बता रही थी ताकि जेनोस उसकी मदद कर सके। मेरा मदद चाहिए? पर मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ? पर वो कहता है कि हर सिटीजन को रॉयल नाइट्स की मदद करनी चाहिए और जिस इंसान को वो ढूंढ रही है वो वही इंसान है जिसने
क्रिस ने तीनों फैक्शंस के बीच में फाइट बंद करा दिया था, जो सुन के जेनोस हैरान हो जाता है और वो बताती है कि स्लम्स के अंदर किसी ने भी कुछ नहीं बताया। क्रिस को लगता है कि मीडिएटर कोई इविल इंसान है जो कि लोगों को कंट्रोल कर सकता है। जेनोस कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अटेंशन से बच रहा है, इसीलिए उन्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। ये सुन के क्रिस उससे पूछती है कि क्या वो मीडिएटर को जानता है, जिस पे जेनोस साफ साफ मना कर देता है। क्रिस कहती है कि मीडिएटर फ्यूचर में जाकर किंगडम के लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन लिली बताती है कि मीडिएटर को बस लोगों को इंजर्ड होता देखना नहीं पसंद है। ये सुन के क्रिस को लगता है कि लिली जरूर उसे जानती होगी। तभी जेनोस कहता है कि क्रिस को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है। पर क्रिस देखती है कि जेनोस के पास एक एक्स्ट्रा बेड है, तो वो रात को वहीं पर रुकने को डिसाइड करती है। और जब वो लिली की बनाई हुई चाय पीती है, वो उसकी जीभ जल जाती है। इसके बाद लिली जेनोस की गोद में बैठकर उसे अपना सर सहलाने को कहती है। वही कर्मिला खुद को इनविजिबल करके जेनोस को बताती है कि लिली क्रिस से जेलस फील कर रही है और वो उसे दिखा रही है वो दोनों कितने ज्यादा क्लोज है। लिली ऐसे ही कोशिशें करती जाती है, पर इन सब का क्रिस के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो वो अपना सीक्रेट टेक्निक यूज करना चाहती है जो कि उसे कर्मिला ने सिखाया था। वो उसका चेहरा पकड़ती है और कहती है वो उसे रात भर सोने नहीं देगी, लेकिन इतना कहते ही वो सो जाती है। इसके बाद क्रिस जेनोस से पूछती है क्या एक मास्टर हीलर हाथ को रिजेनरेट कर सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये कोई सेंट या फिर एक टॉप लेवल के हीलर कर सकता है। तुम मुझे ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? तो वो उसे बताती है कि कैसे उसने सोफिया की आर्म को इंजर्ड किया था, लेकिन जब आज उसने उसे देखा उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। क्या मैं तुम्हें ये पूछ सकता हूँ तुम स्लम्स के लोगों के इतने खिलाफ क्यों हो? मेरी माँ स्लम्स में जाकर हर रोज लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन जब किसी ने उनकी वेडिंग रिंग चुराने के लिए उनकी जान ले ली, तब उनकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। इसीलिए मैं ऐसी हीरो बनी जो लोगों को उनकी करने की सजा देगी। और मैं रॉयल नाइट्स के हिस्ट्री में यंगेस्ट वाइस कमांडर हूँ और मुझे लोगों ने आयरन रोज का भी टाइटल दिया है। लोगों को लगता है कि मुझे ये निकनेम इसीलिए दिया गया क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ, पर मुझे लगता है कि ये मेरे चेहरे के वजह से है, क्योंकि अपनी मॉम के मौत के बाद मैं कभी भी स्माइल नहीं कर पाई। क्रिस के जाने के बाद कर्मिला जेनोस से कहती है वो उस पर ज्यादा ध्यान ना दे क्योंकि उसकी स्टोरी यूनिक नहीं है। वो 300 सालों से यहाँ पर है और उस समय में उसने उससे भी बुरी चीजें देखी है। इसके बाद जेनोस उस फ्लैग को हटा देता है तो सोफिया अपनी आर्म को हील करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन क्रिस फिर से रास्ता भूलकर उसके पास आ जाती है। और जब क्रिस और सोफिया एक दूसरे को देखते हैं, वो अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। लिली बहाना मारती थी है कि वो सोफिया को नहीं जानते और वो भी रास्ता भूलकर यहाँ पर आ गई है, और क्रिस इस बात को मान भी लेती है। क्रिस को लगता है कि सोफिया की आर्म को मीडिएटर ने ही हील किया था और वो स्लम्स के सभी पावर को इकट्ठा करके उनकी मासूम सिटीजन के लिए खतरा बनना चाहता है। पर सोफिया उसे बताती है कि रॉयल नाइट जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके पीछे एक पावरफुल इंसान का हाथ है जिसका नाम कैलेंडर है। लेकिन क्रिस को इस बात पर यकीन ही नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ स्लम्स और उसमें रहते हुए लोग हैं। तभी जेनोस सोफिया और क्रिस के बीच में आ जाता है और उसे बताता है कि वो ही मीडिएटर है, लेकिन क्रिस को इस पर यकीन ही नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि जेनोस एक मास्टर हीलर नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से ही डिफेंस मैजिक में एक्सपर्ट है। जेनोस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों तरह की मैजिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रिस को उस पर यकीन ही नहीं होता और अब उसे लगने लगता है कि जेनोस भी डेमी ह्यूमन के साथ मिला हुआ है, यानी उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नया बेस ढूंढना पड़ेगा। और वो वहाँ से जाने के बाद सीधा कैलेंडर के मेंशन के पास जाती है जहाँ उसे सिक्योरिटी चेक के दौरान अपनी गन छोड़नी पड़ती है। वो कैलेंडर को बताती है कि कुछ चोर इस एरिया में काम कर रहे हैं, इसीलिए वो उसके मेंशन की सिक्योरिटी को चेक करना चाहती है। कैलेंडर उसे मेंशन में सारी चीजें दिखाने लगता है, लेकिन क्रिस को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब उसे लगने लगता है कि वो अपनी समय बर्बाद कर रही है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। जब कैलेंडर उसे बैठने के रूम में लेकर आ रहा था, वो बाथरूम का बहाना बनाकर फिर से चीजों को देखने लगती है क्योंकि उसके लेवल के हिसाब से उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा थी। थोड़ी ही दूर जाकर उसे एक वेल दिखता है और वो सीढ़ी से उसके नीचे उतर
जाती है। वहाँ थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जिन्हें जेल में बंद कर रखा गया था। वो उन्हें बताती है कि वो एक हीरो है और वो उन्हें बचाने आई है। लेकिन तभी पीछे से कैलेंडर उसे शूट कर देता है और कहती है कि तुम्हें दूसरों के काम में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। इतना कहकर वो उसे फिर से शूट करने वाला था, लेकिन तभी सोफिया और जेनोस वहाँ पर पहुँच जाता है। कैलेंडर को पता है कि सोफिया कौन है। कैलेंडर उसे कहता है अगर वो मर भी गई तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह वो जेनोस को शूट कर देता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जेनोस मर गया है। लेकिन धुएं के हटने के बाद वो देखता है कि जेनोस को एक खरोच भी नहीं आई थी। इसके बाद कैलेंडर जेनोस को लगातार शूट करता ही रहता है, लेकिन जेनोस की शील्ड हर बार उसे बचा रही थी। इसके बाद वो अपनी दूसरी गन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो नीचे गिर जाता है और जेनोस उसी गन को उठाकर उसी के ऊपर तान देता है, जो देखकर कैलेंडर की फट जाती है और वो अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। लेकिन फिर भी जेनोस उसे शूट कर देता है, लेकिन ये एक मिनी माना बुलेट थी। इससे लोगों को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है। वही क्रिस उसे कहती है कि उसके लिए काफी देर हो गई है तो जेनोस बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाए, लेकिन तभी जेनोस अपनी हीलिंग मैजिक से उसे पूरी तरह से हील कर देता है। ये देखकर क्रिस को यकीन हो जाता है कि जेनोस ही मीडिएटर है और अब उसे लगता है कि हीरो वो नहीं बल्कि जेनोस है। हीरो और मैं तो बस एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और इन बच्चों की असली हीरो तुम हो। इन सब के दौरान क्रिस रियलाइज करता है कि भले ही उसके मॉम की मौत हो गई थी, लेकिन जब वो स्लम्स में बच्चों को खाना खिलाने जाती थी उसे बहुत ही खुशी मिलती थी। और क्रिस रोते हुए कहती है कि उसकी मॉम की काफी कमियां थी, लेकिन फिर भी वो उसकी असली हीरो है। बच्चों को बचाने के बाद सोफिया और जेनोस वहाँ से जाने को डिसाइड करता है क्योंकि रॉयल नाइट्स जल्दी ही वहाँ पर आने वाले होंगे। लेकिन तभी क्रिस उन्हें रोक देती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया, क्योंकि तुम्हें मेरे पैसे चुकाने हैं। अगर तुम मर गई मेरे हीलिंग का फी और मेरे बेड का किराया कौन देगा। उसकी बातों को सुनकर क्रिस स्माइल करती है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब एस्टन को जेनोस मिला था। क्योंकि जेनोस के पास कुछ करने के लिए नहीं था तो एस्टन उसे अपने साथ एडवेंचर पर चलने के लिए इनवाइट करता है। जेनोस कहता है कि स्लम्स के लोग एडवेंचर पर नहीं जा सकते। ये बात तो सच है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास कौन सी स्किल है? मैं थोड़ा बहुत हीलिंग मैजिक यूज कर सकता हूँ। एस्टन को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ में लेना चाहता है क्योंकि वो असल में अपने लिए एक स्लेव को ढूंढ रहा था। इसके बाद हम एस्टन को एक वुल्फ के साथ लड़ता हुआ देखते हैं, जिस दौरान जेनोस अपनी पावर से सीक्रेटली उसे हील कर देता है, जिसके बाद एस्टन अपनी तलवार से उस वुल्फ को हरा देता है। इसकी वजह से एस्टन को लगने लगता है कि जेनोस पूरी तरह से यूजलेस है और उसे अपनी पार्टी से निकालने के बाद वो अपनी पार्टी के साथ एक जॉब को कंप्लीट करने चाहता है, जिसे एक फेनो नाम के नोबल ने उन्हें दिया था। केव के अंदर जाने के बाद उनके सामने कुछ मैजिकल बीस्ट आते हैं और गायल अपना डिफेंस मैजिक का यूज करता है और एस्टन पूरे कॉन्फिडेंस से उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने चला जाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और तभी एस्टन देखता है कि उनका और एक मेंबर मरने वाला है। वो एक गायल अभी भी अपने डिफेंस मैजिक का यूज कर रहा था, पर किसी वजह से वो पहले की तरह काम नहीं कर रहा था और अटैक मैच के इतनी ज्यादा फटी पड़ी है कि वो किसी भी स्पेल को कास्ट ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। और एस्टन सभी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उनके रैंक के लोग इस मॉन्स्टर के सामने स्ट्रगल कर रहा है। तुम हमें क्या कह रहे हो? तुमने कौन सा कुछ उखाड़ दिया? कहीं जेनोस ही हमें सच में हील तो नहीं करता था? पर एस्टन को लगता है कि ये नामुमकिन है और वो एक हीलर को हायर कर लेता है जिसका नाम जूमिन है। वो उनसे पूछती है कि उन्हें उसकी मदद क्यों चाहिए, क्योंकि वो लोग बैटल से बिना किसी खरोच के वापस आने के लिए फेमस है। पर वो लोग उसे कुछ नहीं कह पाते। वही जो उनका साथी इंजर्ड हुआ था वो जिंदा तो बच जाएगा, पर वो दोबारा एडवेंचर्स पर नहीं जा पाएगा। एस्टन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उसकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है और वो वैसे भी बहुत ही कमजोर था। जब वो केव के अंदर दोबारा वापस जाता है वो क्रिएचर्स फिर से उनके ऊपर फायरबॉल शूट करने लगता है और इसकी वजह से उनका मेज घायल हो जाता है। यूमिन कहती है कि एक असली हीलर इसे हील नहीं करता तो इसकी मौत हो जाएगी, तो उन्हें फिर से केव से बाहर आना पड़ता है और एस्टन घायल के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि घायल अपनी डिफेंस मैजिक का यूज नहीं कर रहा था। लेकिन यूमिन उसे बताती है कि अगर वो डिफेंस मैजिक यूज नहीं करता तो एंड्रेस की मौत हो जाती
थी और इन इन्वायरमेंट में टॉप लेवल के हीलर भी इसे हील नहीं कर पाएगा, तो उन्हें उसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। और अब एस्टन सोच में पड़ जाता है कि कहीं जेनोस ही उन्हें हील तो नहीं करता था, क्योंकि जब से वो गया है हर बार वो घायल हो रहा है। लेकिन इस बात पर यकीन करने के लिए अब भी वो तैयार नहीं था। इसके बाद एस्टन को फेनो के बटलर एक लेटर भेजता है जिसमें उसने कहा था वो और उसकी पार्टी उसके मास्टर को अपना चेहरा भी ना दिखाए। अगर तुम ये बता देती कि ये जॉब तुम्हारे लिए मुश्किल है तो लॉर्ड फेनो कोई और अरेंजमेंट करते और अपनी बेटी के बर्थडे में कुछ और देने का प्लान बनाते। तुमने ना ही जॉब कंप्लीट की और ना ही उन्हें इन्फॉर्म किया, तो वो उसके लिए अपनी बेटी को खुश नहीं कर पाए। एस्टन सारी गलती की वजह जेनोस को ठहराने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने किसी को भी नहीं बताया था कि जेनोस उनके पार्टी का मेंबर है। तो एस्टन उसे कहता है कि वो उन्हें एक और मौका दे, क्योंकि वो नए मेंबर्स को हायर कर रहे हैं, तो इस बार वो उसे निराश नहीं करेंगे। गायल कहता है कि ये बहुत ही घटिया आइडिया है क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है, पर एस्टन कहता है कि वो जेनोस को फिर से वापस लाएगा। एस्टन स्लम्स में वापस जाता है और वो जेनोस को ढूंढने के लिए तीनों डेमी ह्यूमंस के लीडर को हायर करना चाहता था। तो वो सबसे पहले सोफिया के पास जाता है, लेकिन जब सोफिया रियलाइज करता है कि वो ही है वो इंसान जिसने जेनोस को अपनी पार्टी से निकाला था, तो वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो उससे कहती है कि वो वापस चला जाए क्योंकि जेनोस के पास इससे भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं करने के लिए। ये सुन के एस्टन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि सोफिया उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद जेनोस लिंगा और लव के पास जाता है जिनका जवाब सेम ही था, और वही लव कहती है कि अगर उसने जेनोस को परेशान किया तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेगा। एस्टन को लगता है वो किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन तभी वो जेनोस को लिली के साथ देखता है और वो उसे रोकने जाता है। लगता है तुम मेरे बिना आखिरकार सरवाइव कर ही गए, लेकिन जेनोस कहता है कि उसे काम है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर एस्टन हैरान था और वो जेनोस को कहता है कि वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था और वो उसे फिर से अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। जेनोस कहता है कि जब मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन फ्री में नहीं, मेरे सारे सर्विसेज के लिए तुम्हें पे करना होगा। लेकिन एस्टन गुस्से में आकर उसे कहता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो क्या, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान था कि स्लम्स के लोग वहाँ पर आकर जेनोस की शुक्रिया अदा कर रहे थे। एस्टन उसे याद दिलाता है कि सबसे पहले उसी ने उसे अपने पार्टी में जगह दी थी, लेकिन जेनोस उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गुस्से में एस्टन उसके ऊपर हमला कर देता है और तभी साइड से क्रिस उसे शूट कर देती है। जेनोस उसे वहाँ पर देखकर हैरान था। क्रिस उसे बताती है कि वो बस अपना रास्ता भूल गई थी। रॉयल नाइट्स के वाइस कमांडर को जेनोस से इतने अच्छे से बात करता हुआ देखकर एस्टन डर जाता है और सारा इल्जाम गायल पे लगाकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद तीनों फैक्शंस के लीडर जेनोस के घर पे एक साथ बैठे हुए थे और वो एस्टन के बारे में ही बात कर रहे थे, जहाँ वो तीनों जेनोस को बताती है कि उन्होंने अपने लोगों को एस्टन के पीछे लगा दिया है ताकि वो लोग उसे फॉलो कर सके, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अंडरग्राउंड गिल्ड को हायर करके कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। कर्मिला कहती है उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अंडरग्राउंड गिल्ड को हायर कर सके, लेकिन सोफिया उसे बताती है कि गाइड नाम का एक बंदा है जो पैसा ना होने पर कुछ स्पेशल कंडीशंस में काम को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। अब लिली को जेनोस की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अभी तक सोया नहीं था, तो वो उसे सुलाने की कोशिश करने लगती है और इसके चक्कर में वो खुद ही सो जाती है। इसके बाद वो कर्मिला के साथ बैठा हुआ था और वो जेनोस से पूछती है कि उसने हीलिंग मैजिक कैसे सीखा। मैं एक डेड बॉडी को हील कर रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही भयानक था। ये सुन के कर्मिला हैरान हो जाती है क्योंकि वो फॉरबिडन मैजिक है और बताती है कि जब वो जिंदा थी लोग गोलम्स को बनाया करते थे। ये चीज डीमन लॉर्ड के टाइम पर बहुत ही ज्यादा चलती थी, पर तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और कर्मिला इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर जाती है और वो अपने सामने एक गोलम को देखती है जो कि स्लम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसके बाद हम गाइड को देखते हैं जो कि जेनोस के खिलाफ किसी बंदे के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसे लगता है कि ये एक परफेक्ट चांस है उसके नए क्रिएशन को टेस्ट करने का। गोलम अभी भी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है,
लेकिन इतना शोर शराबा में भी लिली मजे से सो रही थी। दूसरी तरफ कर्मिला और जेनोस दोनों स्लम्स में जाते हैं। तीनों फैक्शंस के लीडर भी आ जाती है। वो जेनोस को बताते हैं कि काफी सारे स्लम्स के लोग घायल हो गए हैं और वो उसे पूछती है कि ये है क्या। ये एक तरह की आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म है, लेकिन इसे बनाने की टेक्निक कई सालों पहले खो गई थी। लव उसे बताती है कि उसके एक फॉलोअर ने उस गोलम को स्लम्स के अंदर से आते हुए देखा था। कहीं ये काम अंडरग्राउंड गिल का तो नहीं है? अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। जेनोस उनसे कहता है कि जितने भी लोग इंजर्ड हुए हैं उन सबको एक जगह पे ले आओ। वहीं दूर से गाइड गोलम को देख रहा था और उसे लगता है कि गोलम में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसे यकीन है कि ये जेनोस को मारने के लिए काफी है। और वो ये देखना चाहता था कि जेनोस अपने फ्रेंड्स को मरता हुआ देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। दूसरी तरफ स्लम्स में जेनोस लोगों को हील कर रहा था, लेकिन इससे वो जरा सा भी खुश नहीं था क्योंकि इसके पैसे उसे नहीं मिलने वाले हैं और उसे लिली की भी फिक्र होने लगती है। वही उसकी हीलिंग को देखकर गाइड को पता लग जाता है कि वो कोई एलिट लेवल का हीलर है या फिर उससे भी कहीं ऊपर, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि जेनोस गोलम को नहीं रोक पाएगा। कर्मिला जेनोस को बताती है कि जब तक गोलम अपना काम पूरा नहीं कर लेता वो यहाँ से नहीं जाएगा, और वो उसे ये भी बताती है कि गोलम के कोर बनाने के लिए जिस स्टोन की जरूरत है वो साउथ के कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है जहाँ डीमन लॉर्ड का कैसल था। लेकिन सभी स्टोन्स वॉर के दौरान खत्म हो जाना चाहिए थे और ब्लैक मैजिक के सिस्टम बहुत ही साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। जेनोस कहता है कि वो इन सब में दिमाग बाद में लगाएंगे, पहले उसे गोलम को रोकना होगा। वो तीनों लड़कियां भी मदद करना चाहती थी। कर्मिला बताती है कि गोलम को हराने के लिए उन्हें उस गोलम की मैजिक कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा और जेनोस उन तीनों को गोलम से लड़ने के लिए भेज देता है और अपने मैजिक से वो उन्हें सपोर्ट कर रहा था। वो उसके पैर के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से गोलम नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी ही वो खुद को हील कर लेता है। वो लिंगा के ऊपर अटैक करके उसे कहीं घर को तोड़ता हुआ दूर फेंक देता है, लेकिन लिंगा बिल्कुल ठीक थी क्योंकि जेनोस ने उसे बहुत ही जल्दी हील कर दिया था। उनके फाइट के दौरान जेनोस को उन तीनों के पास रहना पड़ेगा क्योंकि जितना वो उससे दूर रहेगा उसकी हीलिंग मैजिक उतना ज्यादा कमजोर होगा और साथ ही वो अलग अलग तरह की मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तो सिचुएशन के हिसाब से उसे उनका यूज करना होगा। उसे लड़ता हुआ देखकर जेनोस को एक आइडिया आता है और वो उन्हें गोलम के पैर पर अटैक करने के लिए कहता है और इस अटैक की वजह से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उस जगह पर एक छोटा बच्चा था। जेनोस जल्दी से उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक गोलम गिर चुका था, पर गोलम ने जानबूझकर उस बच्चे पर गिरने से खुद को रोक दिया था, जो देखकर कर्मिला हैरान हो जाती है क्योंकि गोलम खुद कुछ सोच नहीं सकते। तो जेनोस उसे स्कैन करता है और उसे पता लगता है कि वो मैजिक स्टोन उसके लेफ्ट चेस्ट पर है और उस गोलम के अंदर एस्चन भी है। दूसरी तरफ गाइड कहता है कि आर्टिफिशियल लाइफ को क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है मैजिक स्टोन को ह्यूमन लाइफ के साथ कंबाइन करना ताकि वो गोलम का नया कोड बन सके, और इसके लिए एस्चन बेस्ट चॉइस थी क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव इमोशन भरे हुए थे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे जीतोगे क्योंकि उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें एस्चन को मारना होगा। वही जेनोस सभी से कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। इसके बाद जेनोस उसे कहता है कि तुम इतने सेल्फिश हो फिर भी तुमने उस बच्ची को क्यों बचाया? गायल ने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारी छोटी बहन की मौत हो गई थी जिसे तुम नहीं बचा पाए, इसीलिए तुम पैसे और पावर के पीछे इतने ज्यादा पागल हो। पर तभी एस्चन उसके ऊपर हमला कर देता है, पर जेनोस अपनी ब्लेड को बड़ा करके उसके हाथ को काट देता है और सीधा उस गोलम की छाती पर अटैक करता है, जिसके बाद एस्चन उसके सामने पड़ा था और तभी वो अपने स्केल्पल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये सब देखकर गाइड डिसअपॉइंट था क्योंकि जेनोस ने उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन तभी वो देखता है कि जेनोस उसकी छाती से वो स्टोन को निकाल रहा है और साथ ही उसे हील भी कर रहा है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जेनोस इतने मैजिक का यूज कर सकता है क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने कई सौ लोगों को हील किया था और फाइट के दौरान उन तीनों लड़कियों को सपोर्ट भी कर रहा था। एस्चन जेनोस से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, ताकि तुम मुझे बता सको इन सब के पीछे था कौन। उसके चक्कर में मुझे फ्री में इतना सारा काम करना पड़ा। तुम भले ही एक गंदे नाली के कीड़े हो पर तुमने ही मुझे स्लम से बाहर निकाला था और वो गोल्ड कॉइन दिया जिससे मैं लिली को बचा पाया। लेकिन तुम्हें बचाने की सबसे बड़ी वजह एक ही है कि मुझे अपने हीलर का काम करना है।
अब वो उसके छाती के स्टोन को तोड़कर उसे हील कर देता है। वही एस्टन को अब पछतावा हो रहा था और वो रियलाइज कर चुका है कि उनके पार्टी फेमस इसीलिए हुई थी क्योंकि उनके पार्टी में जेनोस था। अब वो अपने सारी गलतियों के लिए जेनोस से माफी मांगता है। अरे नहीं नहीं, ये सब क्या कर रहे हो तुम? जब तक तुम ऐसे झुके रहोगे मैं तुम्हें मारूंगा कैसे? बदला लेने का इससे अच्छा मौका कब मिलेगा मुझे? जिसके बाद जेनोस उसे ऐसा पंच मारता है कि वो अपने कपड़ों से बाहर आ जाता है। उसे क्रिस अरेस्ट करने आई थी और जेनोस ने उसे एस्टन के सारे करतूतों के बारे में भी बता दिया था। तुमने जो चीजें तबाह किया है उसे भरपाई करने के लिए वो तुम्हारे शॉट ले ली है। एस्टन सोचता है कि उसके पास अभी कुछ नहीं बचा, पर क्रिस उसे बताती है कि जेनोस उसके लिए एक गोल्ड कॉइन छोड़ गया है। तभी एस्टन याद करता है जब उसने जेनोस को अपनी पार्टी से निकाला था, एक गोल्ड कॉइन उसे भीख में दिया था और वो पछतावे में रोने लगता है। बाकी लड़कियां देखती है कि जेनोस बहुत ही ज्यादा थका हुआ था तो उसे घर ले जाने में मदद करने लगती है। जब वो सभी क्लिनिक में वापस आता है, कर्मिला कहता है कि वो बहुत ही दुखी है क्योंकि उसे लगा था कि जेनोस मर जाएगा और ये पूरी जगह फिर से उसकी हो जाएगी। पर लिली बताती है कि वो झूठ बोल रही है कि वो उसके लिए इतने ज्यादा परेशान थी कि वो पूरी रात भर घर पर घूमती रही। आगे क्रिस उसे बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला है कि इस अटैक के पीछे गाइड का हाथ है। मुझे उसका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे उससे बहुत ही सारे पैसे लेने हैं। सोफिया ने भी इसके बारे में पता किया है। गाइड हमेशा ही अकेला काम करता है और कुछ ही समय पहले ही उसने अंडरग्राउंड गिल्ड को ज्वाइन किया है। तीनों लीडर को लगता है कि वो दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होगा, पर क्रिस कहती है कि वो लोग अंदाजा लगाना बंद करें और इसकी वजह से उन चारों में झगड़ा छिड़ जाता है। ये देखकर जेनोस सभी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। कहता है कि उसके क्लिनिक के अंदर झगड़ा अलाउड नहीं है। इसके बाद लिली देखती है कि जेनोस अभी भी काफी थका हुआ था और वो उसे अपने साथ हॉट स्प्रिंग में इन्वाइट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और लिली से पहले वो उसे हॉट स्प्रिंग पर इन्वाइट कर देती है, जिसके लिए जेनोस मान भी जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद एक के बाद एक लड़कियां आते ही रहती है और वो सब के सब उसे हॉट स्प्रिंग के लिए इनवाइट करने आई थी। ये सब देखकर जेनोस का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि सारे के सारे लड़कियों के पास बस एक ही आइडिया था और वो उन सब के साथ हॉट स्प्रिंग में जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद कर्मिला भी उसके पास आती है और कहती है कि वो भी उसके साथ हॉट स्प्रिंग पर जाएगी। अगर मैं हॉट स्प्रिंग पर इस भूत को ले गया, पता नहीं इसे देखकर लोगों की क्या हाल होगा। इसके बाद जेनोस हॉट स्प्रिंग में था जहाँ सोफिया आती है और उसे कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बाकी रेस के साथ इतने अच्छे से रह पाएगी और इसका सारा क्रेडिट जेनोस को जाता है। वही बात करते करते वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, पर जेनोस उसे कहता है कि उसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। वो बताती है कि वो बात इसलिए कर रही थी ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। अब वो अचानक से ही चुड़ैल की तरह जेनोस को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और अब वहाँ पर लिंगा भी पहुँच जाती है और जेनोस के ऊपर कूद जाती है, पर सोफिया उसे रोक देती है, जिसकी वजह से वो दोनों लड़ने लगते हैं और तभी लव भी पानी से बाहर आती है और बताती है कि वो जेनोस का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो तीनों आपस में ही लड़ने लगती हैं और इसी दौरान वहाँ पर क्रिस आती है और वो उनसे कहता है कि उन्हें मेंस के बाद में नहीं होना चाहिए, पर तभी वो तीनों नोटिस करती है कि वो भी यहाँ पर जेनोस के लिए आई थी और वो सारे साथ मिलकर सोफिया की कुटाई करने लगती है। इन सब की वजह से जेनोस का दिमाग खराब हो जाता है और वो सबसे कहता है कि वो वुमेन्स बात में जाए। वही यूमिन ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि इतने सारे स्पीसीज के लोग साथ मिलकर कैसे नहा रही है। लेकिन तभी यूमिन वहाँ पर कर्मिला को भी देखती है और वो उसे एक्सरसाइज करने ही वाली थी, पर कर्मिला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेनोस बाकी लड़कियों के साथ डिनर कर रहा था, पर वो देखता है कि क्रिस उनके साथ नहीं बैठी है। क्रिस बताती है कि वो डेमी ह्यूमंस के साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो एक रॉयल नाइट है। डिनर करने के बाद लिली सो जाती है और जेनोस कर्मिला को बताता है कि वो अपने खाने को भी एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि सारे लड़कियां नशे में चली गई थी। अब वो कर्मिला से पूछता है, तुम घर से यहाँ पर कैसे आई? तुम तो सूरज में बाहर निकल ही नहीं सकती। कर्मिला कहता है कि वो लिली की स्टाफ के अंदर छुप कर आई है क्योंकि वो उससे अटैच्ड है, तो वो इसीलिए ऐसा कर सकती है। जब तुम जिंदा थी क्या ये स्टाफ तुम्हारा था? लेकिन कर्मिला कहती है कि उसे
कुछ भी याद नहीं है। अगले ही दिन वहाँ पर एक धमाका होता है और वहाँ पहुँचने पर यूमिन देखती है कि सेफ का हाथ जला हुआ था। वो अपनी पूरी पावर से उसे हील करने लगती है, लेकिन वो फर्स्ट एड तक ही हील कर पाती है और उसे लगता है कि वो कभी भी दोबारा खाना नहीं बना पाएगी। पर तभी वहाँ पर जेनोस आता है और उस सेफ की इंजरीज देखता है। यूमिन कहती है कि उन्हें उसे रॉयल हॉस्पिटल में लेके जाना होगा ताकि वहाँ के हीलर सर्किल से उसे हील कर सके। पर जेनोस कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कल रात का खाना बहुत ही अच्छा लगा था, तो वो फ्री में उसे हील कर देता है। उसके हीलिंग पावर को देखकर यूमिन हैरान थी, जिसके बाद वो जाकर अपने सुपीरियर बेकर को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है और उसके बाद वो जेनोस के बारे में भी बताती है। तो बेकर को लगता है कि वो कोई एलिट हीलर होगा, लेकिन जब यूमिन उसे बताती है कि उसने ऑरेंज कोट पहना था, बेकर कहता है कि मुझे उससे मिलना होगा। इसके बाद हम देखता है कि एक डेमी ह्यूमन बेकर को लेकर जेनोस के पास आता है और वो बताता है कि उसने इस आदमी को बड़े ही बुरी हालत में पड़ा हुआ देखा, तो उसे यहाँ पर ले आया। स्कैन करने पर जेनोस को पता लगता है कि उसे रेड लंग डिजीज है, तो सबको उससे दूर रहने को कहता है क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस होती है जिससे हजारों लोग की जान जा चुकी है। पर ये इस बंदे को कैसे हुई? जब इसका एंटीडोट मिला था कई सालों पहले, ये बीमारी तो खत्म हो गई थी। उसके डायग्नोसिस को देखकर बेकर इम्प्रेस हो जाता है और बताता है कि रॉयल हॉस्पिटल का वो एक एलिट हीलर है। और तभी वहाँ पर यूमिन आ जाती है और कहता है कि बेकर पगला गया है, वो जानबूझकर खुद को बीमारी दी ताकि वो जेनोस से मिल सके। मैंने असल में खुद का ही बनाया हुआ एक मेडिसिन लिया है जिससे मुझ में रेड लंग वाले सिम्टम्स होंगे और मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही एंटीडोट ले लिया है। यूमिन बताती है कि बेकर ने कई सारों बीमारियों की क्योर ढूंढा है, रेड लंग का भी, और इसीलिए उसे एलिट हीलर का स्टेटस मिला है। बेकर जेनोस के कोड के बारे में पूछता है। जेनोस कहता है कि मुझे ये मेरे मास्टर ने दिया था, लेकिन बेकर जब उसके मास्टर के नाम के बारे में पूछता है, जेनोस बताता है कि वो नहीं जानता। बेकर कहता है कि हॉस्पिटल में उसे उसकी मदद की जरूरत है। तभी वहाँ पर वो तीनों लड़कियां आ जाती है क्योंकि उन्हें जेनोस के घर के ऊपर रेड फ्लैग दिखा था। ये जरूर कर्मिला ने किया होगा क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। लड़कियां बेकर से कहता है कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, तो बेकर अपना तरीका बदलता है और कहता है कि उसे वो कमीशन पर रखना चाहता है, जिसके बाद जेनोस मान जाता है। पर ये देखकर तीनों लड़कियां हैरान थी। जेनोस कहता है कि अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो हमें इनका सपोर्ट चाहिए। वैसे भी बेकर बहुत ही अच्छा इंसान है, उन्होंने स्लम्स में कई बार फ्री में मेडिसिन बांटी है। रेड लंग की मेडिसिन भी इसने ही बांटी थी। ये सुन के उन्हें लगता है कि बेकर बहुत ही अच्छा इंसान है। जेनोस उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो? बेकर कहता है कि जब तुम हॉस्पिटल में आओगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अगले ही दिन जेनोस रॉयल मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी हॉस्पिटल में जाता है, पर इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखकर जेनोस को थोड़ा डर लगने लगता है, तो बेकर उसे अपनी ऑफिस में लेकर जाता है। हमें तुम्हारी मदद इसीलिए चाहिए क्योंकि काफी सारे लोग मिसिंग हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में पता करो। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी आसान होगा और अब से तुम्हारा नाम जेनोस नहीं बल्कि जेनो है, जो कि फॉरेन से यहाँ पर पढ़ने आए हैं। अगर किसी तरह मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और मैं फंस जाता हूँ तो तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारा होगा। इसके बाद वो उस घर में जाता है जहाँ वो अब से रहने वाला है, पर अंदर जाने पर उसके सामने लिली थी। यूमिन बताती है कि लिली यहाँ पर रह सकती है क्योंकि वो उसकी फैमिली है। लिली बताती है कि वो उसकी वाइफ के तौर पर यहाँ पर आई है, पर यूमिन बताती है कि वाइफ नहीं, पेपर में वो उसकी बहन है। जेनोस लिली को देखकर खुश था क्योंकि उसे पीछे छोड़ने पर जेनोस को उसकी फिक्र हो रही थी। यूमिन के जाने के बाद लिली उससे पूछती है, हस्बैंड क्या तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो? ये सुनकर जेनोस भड़क जाता है और कहती है कि तुम्हें मेरी बहन की तरह एक्टिंग करनी है, वाइफ की तरह नहीं, और ऐसे बात करना तुम्हें किसने सिखाया? तभी वहाँ पर कर्मिला आ जाती है और बताती है कि ये सब उसका काम है, तुम अपनी छिचोड़ी हरकतें करना बंद करो। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर बहुत ही खतरनाक हीलर्स हैं, अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता लगा तो वो तुम्हें एक्सरसाइज कर देगा। पर कर्मिला कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर कोई भी जेनोस जितना ताकतवर नहीं है। इसके बाद जेनोस यूमिन के साथ इंस्टीट्यूट के कैंटीन में बैठा हुआ था, जहाँ यूमिन उसे बता रही थी उसे किस तरह से हीलर का लाइसेंस मिल सकता है। ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर एक बार उसे मिल गया तो हॉस्पिटल, आर्मी या फिर एडवेंचरिंग पार्टी वो कहीं भी काम कर सकता है। पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन से उसका दिमाग खराब हो गया था और जेनोस यूमिन को ये सब बंद करके गायब हुए हीलर्स के बारे में पूछने लगता है। और यूमिन बताती
है कि उस हीलर का नाम अल्फ्रेड था और वो भी काफी कमाल का हीलर था और उसने रेड लंग डिजीज के क्योर ढूंढने में काफी हेल्प किया था। वो ये सब बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक सीनियर हीलर आता है और उसके पीछे काफी सारे स्टूडेंट्स थे और यूमिन बताती है कि वो रॉयल हॉस्पिटल का वाइस डायरेक्टर है। आगे यूमिन उसे इस हॉस्पिटल के हायरार्की के बारे में बताती है कि यहाँ पर 3 लेवल्स के हीलर्स हैं और हर एक लेवल में 7 क्लासेस होती है और जो लेवल 3 के 7 क्लासेस से भी ऊपर जाएगा उसे एलिट लेवल की हीलर माना जाएगा। और वाइस डायरेक्टर की क्लास लेवल 3 की 7 क्लास है, पर उसके साथ इतने सारे लोग क्यों हैं? यूमिन बताती है कि अभी उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है क्योंकि जो अभी का वाइस डायरेक्टर है वो अपनी उम्र की वजह से अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाता और उसके वाइस डायरेक्टर बनने के बाद से रॉयल हॉस्पिटल गरीबों के इलाज बहुत ही कम करने लगता है और यूमिन को लगता है कि वो ये सब कुछ अपना पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए कर रहा है और उसे अपनी क्लास भी इसीलिए मिला है क्योंकि उसे नोबल सपोर्ट कर रहे हैं। जेनोस कहता है कि मैं समझ गया, मुझे गोल्ड रेन से दूर रहना है, पर यूमिन उसे बताती है कि वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अल्फ्रेड के गुम होने के पीछे गोल्ड रेन का भी हाथ हो सकता है क्योंकि गोल्ड रेन ने बेकर के लैब से अल्फ्रेड को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया था और अल्फ्रेड भी मान जाता है क्योंकि उसे लगा था ये नया एक्सपीरियंस उसके काम आएगा, पर इसके 1 महीने के बाद ही वो गायब हो गया। तो मैं गोल्ड रेन का ध्यान अपने तरफ कैसे खींचूं? तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुम क्लास में सबसे बेहतर परफॉर्म करोगे उसका ध्यान अपने आप ही तुम्हारी तरफ आ जाएगा। वही एक केसन नाम का लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम वही लड़का हो ना स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट, अच्छे से मेहनत करना, ठीक है? अपने स्पॉन्सर की बेइज्जती मत कर देना। उसके जाने के बाद जेनोस कहता है कि वो दिमाग से थोड़ा बहुत पैदल है क्या? कैसी हरकतें कर रहे हैं ये? वो मेरी क्लास में है और जब से गोल्ड रेन के ग्रुप ने उसे स्काउट किया है उसका सर चढ़ गया है। इसके बाद हम जेनोस का पास्ट देखते हैं। जब वो एक डेड बॉडी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था तभी उसका मास्टर वहाँ पर आता है और बताता है कि उसकी पावर्स सिर्फ जिंदा लोगों पर ही यूज होना चाहिए। वो बियाट्रा नाम की एक लड़की के साथ ट्रेन करता है जहाँ उनका मास्टर नोटिस करता है कि उनकी मैजिक पावर बढ़ रही है और कहता है कि इसकी वजह से तुम लोग अपना सर मत चढ़ा लेना क्योंकि जख्मों को हील करके तुम सिर्फ 3rd ग्रेड हीलर ही बनोगे। जेनोस याद करता है कि उसके मास्टर ने उन्हें बताया था कि 2nd ग्रेड हीलर इंसान को पूरी तरह से हील कर सकता है और 1st ग्रेड हीलर दुनिया को एक बेटर जगह बना सकता है। वही प्रेजेंट में जेनोस अनडेड के बारे में एक लेक्चर अटेंड कर रहा था लेकिन जेनोस को उनके बारे में सब पता था क्योंकि एडवेंचरिंग के दौरान वो उनसे लड़ चुका है। उनमें से एक स्टूडेंट रेत के बारे में पूछता है तो प्रोफेसर बताता है कि रेत हाईएस्ट रैंकिंग के अनडेड होते हैं पर वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते क्योंकि वो बहुत ही रेयर होते हैं और ज्यादातर पार्टी जिनका उनके साथ सामना हुआ है वो जिंदा वापस नहीं लौटे। तो वो उनसे कहता है कि अगर उनका सामना कभी एक रेत से होता है तो वो दुम दबाकर भाग जाए और ऐसे रेत जो बोल सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये सुन के जेनोस हैरान हो जाता है क्योंकि कर्मिला भी बोल सकती है। प्रोफेसर उनसे पूछता है कि क्या उनमें से किसी ने कभी अनडेड से लड़ाई की है और तभी केसन खड़ा होता है और बताता है कि वो 30 गोस्ट को हरा चुका है जो सुन के सबको लगता है कि वो कमाल का है। जिसके बाद केसन जेनोस से पूछता है कि क्या वो गोस्ट को हरा सकता है। जेनोस सोचता है कि वो एक साथ 50 गोस्ट को हरा सकता है पर वो कहता है कि वो 30 गोस्ट को एक साथ हरा सकता है, पर ये सुन के उन सबको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी प्रोफेसर उससे कहता है कि वो इसके बारे में और बताए। जेनोस कहता है कि वो एक बार अपने हीलिंग स्पेल से अंडरग्राउंड लैब्रिंथ में सारे गोस्ट को खत्म कर दिया था। ये सुन के प्रोफेसर हैरान हो जाता है क्योंकि लैब्रिंथ इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं गोल्ड क्लास पार्टी भी उसके अंदर नहीं जाती। वही क्रेसन को भी लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद अगले ही क्लास मैजिक सर्कल पर थी जिसके बाद प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को बोर्ड पर मैजिक सर्कल ड्रॉ करने को कहता है। क्रेसन का मैजिक सर्कल को देखकर प्रोफेसर भी इम्प्रेस हो जाता है। वही क्रेसन देखना चाहती थी कि जेनोस कैसे सर्कल बनाएगा। वही जेनोस मैजिक सर्कल के बारे में ज्यादा नहीं जानता पर एक बार उसके मास्टर ने उसे एक सर्कल दिखाया था तो जेनोस उसी को उस बोर्ड पर ड्रॉ कर देता है। क्रेसन को लगता है कि उसने मनगढ़ंत ऐसा ही कुछ बना दिया पर प्रोफेसर बताता है कि ये एक एडवांस रीजनरेशन स्पेल है और जेनोस उन्हें बताता है कि ये खोई हुई बॉडी पार्ट्स को फिर से रीजनरेट कर सकता है। ये सुन के प्रोफेसर हैरान था पर उसे लगता है कि कोई भी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा माना चाहिए। लेकिन तभी जेनोस उस सर्किल को एक्टिवेट कर देता है। जेनोस कहता है कि ये उतने भी काम का नहीं है क्योंकि बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद गोल्डन का सबऑर्डिनेट उसे जेनोस के बारे में बताता है
कि वो 30 गोस्ट को एक साथ हरा सकता है। और दूसरा सबऑर्डिनेट आकर उसे रिपोर्ट करता है कि बहुत सारे अनडेड ग्रेवयार्ड में आकर इकट्ठा हो चुका है। गोल्डरेन को लगता है कि जेनोस को टेस्ट करने के लिए ये एक परफेक्ट मौका है, तो वो जेनोस की क्लास को वहाँ पर भेज देता है। तो वो सभी स्टूडेंट अपने हीलिंग स्पेल को कास्ट करके घोस्ट के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो चारों तरफ से घेर चुके थे। तो जेनोस अपनी हाई हील को कास्ट करके सबको बचा लेता है, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट क्रेसन खुद लेने लगते हैं। वो सभी से कहता है कि वो सभी उसके सक्सेस को टीचर्स को जाकर रिपोर्ट करे, और वो बाकियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी किंग आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स क्रेसन से कहने लगता है कि वो उसे भी एक्सरसाइज कर दे। ज़ॉम्बी किंग को देखकर क्रेसन की फटी पड़ी थी, तो वो यूमिन से मदद मांगता है, पर यूमिन कहता है कि वो उसकी मदद नहीं करने वाला। तो क्रेसन सभी से कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने में उसे थोड़ा टाइम और कंसंट्रेशन की जरूरत है। और अपने सबसे पावरफुल मैजिक से ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है, पर इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता और वो बड़े ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पा रहा था। वहीं यूमिन को लगता है कि उसी ज़ॉम्बी किंग की वजह से यहाँ पर घोस्ट इकट्ठा हुए थे, क्योंकि घोस्ट हाई लेवल अनडेड क्रिएचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहीं वो ज़ॉम्बी किंग क्रेसन को पकड़ लेता है और अब वो उसे खाने वाला था। इतनी बुरी हालत होने के बाद क्रेसन उनसे मदद मांगने लगता है, तो जेनोस अपने हाई हील स्पेल को कास्ट करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी किंग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी जान बचती है, वो कहने लगता है कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की। तो यूमिन उसे याद दिलाती है कि वो ही रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी जेनोस सोचता है ये साला किस तरह का लीचर आदमी है। वही वो यूमिन की बात को याद करता है और उसे लगता है कि अनडेड यहाँ पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो कर्मीला की वजह से यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। जेनोस वापस आने के बाद कर्मीला को बताता है ग्रेवयार्ड में उसके वजह से सारे अनडेड क्रिएचर्स इकट्ठा हो रहे हैं। ये सुन के कर्मीला को लगता है कि वो उसे वहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि वो अजीब अजीब तरह के क्रिएचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जेनोस उसे अपने साथ रखना चाहता है, जो सुन के कर्मीला कहती है कि वो बहुत ही अजीब है, जो कि एक रेत के साथ रहना चाहता है। अगले ही दिन गोल्डरेन का सेक्रेटरी क्रेसन की तारीफ कर रहा था, क्योंकि उन्हें अभी भी यही लगता है कि क्रेसन ने ही सारे अनडेड को हराया था। और वही उसे लगता है कि जेनोस ने जितने भी बड़ी बड़ी बात की थी वो सारे झूठ थे। पर ये सब सुनकर क्रेसन को बुरा लग रहा था और उसे लगता है कि उसके जान बचाने के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। और क्रेसन सारी सच बता देता है। असल में जेनोस ने ही वहाँ की सारे अनडेड को मारा था। आगे बेकर जेनोस को बताता है कि गोल्डरेन उसका इंटरव्यू लेना चाहता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि रॉयल हॉस्पिटल में उसके पास सबसे ज्यादा सपोर्ट है। गोल्डरेन का पावर तुमसे ज्यादा क्यों है? तुम तो एक एलिट लेवल के हीलर हो, जो कि है उससे ऊपर। बेकर उसे बताता है कि वो टाइटल उसे पॉलिटिकल पावर नहीं देती, क्योंकि ये टाइटल उसे सिर्फ मेडिसिन डेवलप करने पर मिला था। इसके बाद वो गोल्डरेन से मिलने जाता है।